हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज इस चैप्टर को लेकर फिर आपके सामने आए हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर में आपको बताया था अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। अपना जो हेडिंग है प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, और ये जो आप देख रहे हैं अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं, ये अपना पिछला टॉपिक जिसकी कुछ छूटी हुई बातें हैं उनसे हम कंटिन्यू करते हैं। अंतरिक्ष में जीवन की क्या संभावनाएं हैं, ये जो टाइटल है इसमें आपने पढ़ रखा था कि अंतरिक्ष में जीवन को लेकर क्या संभावनाएं हैं। विभिन्न देश जीवन की खोज के लिए प्रयासरत है और अपने चैप्टर का जो नाम है वो पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज है। तो अंतरिक्ष में जीवन की क्या संभावनाएं हैं, इनको जांचने के लिए जो प्रयास किया गया था उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। 1972 में पायोनियर 10 के छोड़े जाने के समय, पायोनियर 10 क्या था, एक अंतरिक्ष यान था। इसको छोड़े जाने के समय पृथ्वी बाह्य सभ्यता के अत्यधिक विकसित होने की आशंका थी। पृथ्वी के बाहर भी पृथ्वी से ज़्यादा विकसित कोई सभ्यता है, ऐसा मानस था, ऐसी सोच थी, जिसकी वजह से एक भय व्याप्त था दिमाग में कि कहीं हम जो ये यान छोड़ रहे हैं तो कोई विकसित सभ्यता ये समझ ना बैठे कि पृथ्वी वालों ने हमारे ऊपर ये कोई आक्रमण किया है जिसकी वजह से वो हम पे वापस रीअटैक भी कर सकती थी, पुनः हम पे हमला कर सकती थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, भय की वजह से यान पे एक प्लेट लगाई गई जिस पर स्त्री पुरुष का मित्रता की मुद्रा में एक चिन्ह जो है अंकित कर दिया गया था, और यान के पृथ्वी से छोड़े जाने का संकेत भी उसमें था। ये यान जो है वो कहाँ से छोड़ा गया है, पृथ्वी से छोड़ा गया। इस चीज़ को लेकर उसमें संकेत दिया गया था ताकि वो हमारी भूल से नाराज़ होकर हम पे वापस अटैक ना कर ले, क्योंकि उस समय ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिमाग में थी कि पृथ्वी बाह्य सभ्यता जो है वो हमसे भी अत्यधिक विकसित हो सकती है। ज़्यादा विकसित है तो फिर वो जवाब तो देगी ही, हमने उसके ऊपर अटैक किया, अगर वैसा सोच ले तो फिर वो हमसे भी ज़्यादा भारी अटैक कर सकती है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए ये दो चीज़ें जो है उस पर लगाई गई थी, प्लेट पे। तो आगे देखिए, वैज्ञानिक संसाधनों के विकसित होने के साथ ही पृथ्वीवासियों ने बाहरी जीवन की खोज के प्रयास तेज कर दिए। जैसे जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान होते रहते हैं, विज्ञान प्रोग्रेस करती रहती, प्रगति करती रहती, तो उस हिसाब से हमारी सोच भी बढ़ती जाती है। और इसी क्रम में बाहरी जीवन की खोज के प्रयास जो थे वो पहले से ही चल रहे थे, लेकिन अभी उसको क्या कर दिया गया था, उसको और अधिक तेज़ कर दिया गया था। और इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास था 1999 का सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रयास। ये इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा था। 1999 का ये प्रयास था, इसका नाम था सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। और इसके बाद में देखिए, बड़े रेडियो दूर संवेदी यंत्र जो है उनसे क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में होने वाली फुसफुसाहट को सुना जा सकता है। अंतरिक्ष में कौन सी हरकत हो रही है, फुसफुसाहट के हिसाब से कौन सी एक्टिविटी हो रही है अंतरिक्ष में, इस सब की जानकारी जो है वो इन रेडियो दूर संवेदी यंत्रों से लगाई जा सकती है। और ये जो उपकरण कहाँ लगाए जाते हैं, ये पृथ्वी पे ही होते हैं। दूर संवेदी यंत्र का मतलब होता है कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ बैठे बैठे हम वहाँ की जो घटनाएँ हैं उनके बारे में उनको एब्जॉर्व कर सकते हैं। और पृथ्वी के बाहर किसी सूक्ष्म जीव के होने के संकेत भी अभी तक नहीं मिले हैं। पृथ्वी के बाहर जीवन होना और विकसित सभ्यता होना ये तो बड़ी दूर की बात है। अभी तक की खोजों के मुताबिक पृथ्वी के बाहर सूक्ष्म जीव भी उपस्थित नहीं है, ऐसा अब तक की खोजों के मुताबिक पता लगा है। आइए अब अगले अपनी टॉपिक पे चलते हैं, प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। अलग अलग देशों के द्वारा विभिन्न अंतरिक्ष अभियान चलाए गए हैं। भारत के द्वारा भी बहुत सारे अंतरिक्ष अभियान चलाए गए हैं, उनमें से काफ़ी सारों में सफलता भी मिली है। मंगलयान जो 2014 का अपना प्रोग्राम था, जिसमें मंगल यान पे हमने 2014 में अंतरिक्ष यान को उतारा था और हमने प्रथम प्रयास में सफलता अर्जित कर ली थी। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। और 2014 में ये जो अपनी खोज थी, ये जो डिस्कवरी थी, ये जो अपना अनुसंधान था, इसको प्रथम पुरस्कार भी इसको दिया गया था। तो प्रमुख अंतरिक्ष अभियान में पढ़ते हैं हम, प्राचीन काल में जब साधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो दूर से देखकर ही ग्रहों नक्षत्रों की गतियों के बारे में जानकारियाँ जुटाई जाती थी। क्योंकि उस समय अपने पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, साधन नहीं थे, तो यहाँ बैठकर ही हम ये ऊपर की जो घटनाएं हैं, ग्रह नक्षत्र कैसे गतियाँ करते हैं, इन सब के बारे में जानकारियाँ जुटा कर उपलब्ध करवाते थे। दूरदर्शी यंत्र का जब आविष्कार हो गया तो मानव की दृष्टि
और अधिक दूरी तक पहुंचने लगी तो फिर जानकारी का दायरा भी बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए दो हम डेफिनेशन देखेंगे, एक खगोल शास्त्र है और दूसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। खगोल शास्त्र क्या है? पृथ्वी पर रहकर ही हम खगोलीय पिंडों के बारे में या फिर अंतरिक्ष की पड़ताल अगर हम पृथ्वी पे बैठे बैठे ही करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है साइंस की, वो कहलाती है खगोल शास्त्र। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है? अंतरिक्ष में स्वचालित वाहन या यान भेजकर अनुसंधान करना। अंतरिक्ष में हम स्वचालित वाहन भेजकर या तो जानकारियाँ जुटाते हैं या फिर अंतरिक्ष यान भेजकर अनुसंधान अगर हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये कहलाता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भौतिक रूप से अंतरिक्ष में उपकरणों को भेजना 20वीं सदी में रॉकेट के आविष्कार के बाद ही हुआ। अत्यधिक शक्तिशाली रॉकेटों का विकास हो गया था 20वीं सदी में, तो उसी के साथ में भौतिक रूप से उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजा जाना संभव हो पाया था। और एक पेरिस गन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। पेरिस गन क्या था? पेरिस गन था कि जब रॉकेट नहीं थे अपने पास में तो जो वस्तुएं होती है, जैसे मान लीजिए 40 किलोमीटर तक वस्तुओं को ऊपर भेजने का अपने पास में एक उपकरण था जिसका नाम है पेरिस गन। उस समय रॉकेटों का आविष्कार नहीं हुआ था और ये बात है प्रथम विश्व युद्ध के समय की। प्रथम विश्व युद्ध के समय 40 किलोमीटर ऊंचाई तक वस्तुओं को भेज पाना संभव हो पाया था, और किस उपकरण की वजह से? पेरिस गन नामक उपकरण की वजह से। तो आगे रॉकेटों का किस तरह से विकास हुआ है और किस देश ने इसमें अत्यधिक सहायता की है और भारत इस दृष्टि से किस पोजीशन पे है, इन्हीं सभी बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक चल रहा था प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, और इसमें देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में फॉरवर्ड था, आगे था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जर्मन वैज्ञानिकों ने रॉकेट का आविष्कार किया और 1942 में प्रथम मानव निर्मित उपकरण को अंतरिक्ष में भेजा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय USA का मतलब होता है संयुक्त स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसने जर्मनी के वैज्ञानिकों और जर्मनी के उपकरणों की मदद से अंतरिक्ष अनुसंधान का उपयोग सैन्य और असैन्य जो अपनी फील्ड है उनमें किया था अंतरिक्ष अनुसंधान का उपयोग। और अंतरिक्ष से पृथ्वी का जो पहला चित्र लिया गया था वो लिया गया था 1946 में, 1946 में। जर्मन वैज्ञानिकों की मदद से 1947 में सोवियत रूस भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आ गया, और सोवियत रूस और USA के एक दूसरे से आगे निकलने की इच्छा के कारण अंतरिक्ष विज्ञान का विकास तेज़ी से हुआ, क्योंकि दोनों में कंपटीशन हो गया था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, तेज़ी से विकास हुआ था। और सोवियत संघ 1957 में सोवियत संघ ने क्या किया? 1957 में, अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक 1 नामक पहला मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। किसने? सोवियत संघ ने। कब भेजा? अक्टूबर 1957 में, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। ये पहला मानव निर्मित उपग्रह था जो अंतरिक्ष में भेजा था सोवियत संघ ने, और इसने पृथ्वी से 939 से 215 किलोमीटर की दूरी रखते हुए पृथ्वी की परिक्रमा लगाई और पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल की जानकारियाँ इन्होंने जुटाई। पृथ्वी पर आते समय ये जलकर नष्ट हो गया था, क्योंकि कोई भी अंतरिक्ष यान जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण की वजह से जल सकता है, तो ये जल के नष्ट हो गया था। अंतरिक्ष में पहला जीव यानी मानव यूरी गागरिन गया था, ये भी सोवियत रूस के द्वारा ही भेजा गया था। और तो पहला मानव जो है या पहला जीव भेजने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? रूस को। और प्रथम स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में जो यात्रा की जाती है बाहर निकलकर, वो करने का श्रेय भी किसको जाता है? रूस को। और मानव निर्मित मानव रहित यान किसी अंतरिक्ष पिंड पर उतारने का जो काम है वो भी पहले किसने किया? रूस ने। और अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 1 की स्थापना भी किसने की? रूस ने। तो ये सारे जो करिश्मे हैं वो सबसे पहले सोवियत रूस ने ही किए थे। कंपटीशन था दोनों में, एक तो सोवियत रूस और दूसरा अमेरिका में, USA में। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जुलाई 1969 में चांद पर प्रथम मानव को भेज दिया जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। और ऐसा करने के बाद में उतारकर रूस को पीछे छोड़ने का एहसास करवाया था। रूस से कंपटीशन था तो रूस ने ये काम किए थे, तो इन्होंने चांद पे पहले व्यक्ति को भेज कर, नील आर्मस्ट्रांग जिसका नाम था, और इसको उतार कर चांद पे, और रूस को ये एहसास करवाने की कोशिश की थी कि हम भी आपसे
कम नहीं है, लगातार हम भी आपके साथ ही चल रहे हैं, हम भी आपके एक अच्छे कॉम्पिटिटर हैं। तो ये जो सिलसिला है वो कई वर्षों तक चलता रहा, दोनों आपस में कॉम्पिटिटर बने रहे। इसके पश्चात दोनों ने सोचा कि क्यों न हम मिलके इसी फील्ड में चलते हैं, क्योंकि हम दोनों ही पृथ्वी वासी हैं, इसीलिए एक दूसरे से आगे भागने की बजाय दोनों मिलके अपनी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके और हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिर दोनों एकजुट हो गए और इन्होंने बहुत सारी खोजें भी की हैं। तो विश्व में अभी 22 देशों की जो सरकारें हैं वो अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य कर रही है, जिसमें से प्रमुख के आपको नाम बता रहे हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस, और इसके अतिरिक्त अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था 1962 में डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के नेतृत्व में। इसके बाद में इसी कमेटी को 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया, इसरो जिसको हम बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अतिरिक्त चीन जो है उसकी है राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण, अंतरिक्ष एजेंसी का नाम। और यूरोपीय संघ जो देश है उसके अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये प्रमुख जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, वैसे 22 सरकारें जो है अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य करने में लगी हुई है, परंतु आपको कुछ जो मेन है उनकी अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम आपको यहाँ पे बताए गए हैं। अंतरिक्ष में मानव की रुचि का प्रमुख कारण कृत्रिम उपग्रहों से होने वाले लाभ हैं। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, इसी तरह से सभी ग्रहों के उपग्रह है भी प्राकृतिक और कुछ के नहीं भी हैं। तो ये तो नेचुरली होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, सैटेलाइट्स जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और मौसम संबंधी जानकारियाँ प्रदान करना, या फिर इसके अतिरिक्त शिक्षा से संबंध में ये फ़ायदेमंद है, और चिकित्सा के संबंध में ये फ़ायदेमंद है, संचार के संबंध में ये फ़ायदेमंद है, किसी भूभाग में कितनी फसल बोई गई है और उसका कितना हमें प्रोडक्शन मिल सकता है ये बताते हैं, किसी जगह पे खनिज जो होते हैं उनकी कितना भंडारण है उनका ये हमें बताते हैं। इसके अतिरिक्त ये सीमाओं पे सुरक्षा चौकसी करने का कार्य भी करते हैं, तो इनका इस हिसाब से सैन्य महत्व भी हो जाता है। तो ये कृत्रिम उपग्रहों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसी वजह से अंतरिक्ष में मानव की रुचि जो है वो बढ़ गई थी। और अंतरिक्ष में मानव रुचि के 3 प्रमुख विषय हैं जिसके लिए वो रिसर्च करता है। तो पहला उनका जो टारगेट होता है वो पृथ्वी के बारे में कम्प्लीटली जानने का है कि पृथ्वी जो है वो कैसा ग्रह है, और इसके बारे में तमाम जानकारियाँ जो है वो जुटाना चाहता है मानव। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो इसकी रुचि का विषय है वो है चंद्रमा। हम केवल पृथ्वी को ही न समझे, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला जो चंद्रमा है उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से जाने, वहाँ पे पानी है कि नहीं है, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, क्या वहाँ पे जीवन संभव है, और वहाँ की सतह कैसी है, उस सतह में कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्या हमारे काम के खनिज हैं, अगर हैं तो हम उसको किस तरह से यहाँ पे ला सकते हैं। चंद्रमा पे एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करते ताकि दूर अंतरिक्ष की यात्रा जो है वो हमारे द्वारा की जा सके। इन तमाम प्रकार की जो बातें हैं उनको जानने के लिए चंद्रमा मानव रुचि का दूसरा विषय है। और मानव रुचि का तीसरा जो विषय है वो हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल जो है उसकी जानकारी जुटाना है, और इसके लिए यान भेजे जाते हैं, और जिससे वहाँ की सतह के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, और क्या वहाँ पे जीवन संभव है, ये सब चीज़ें और वहाँ उपलब्ध खनिज के बारे में पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने 2014 में मंगलयान भेजा था मंगल ग्रह पे, और आपको इसको सुन के ये बात खुशी महसूस होगी कि प्रथम प्रयास में ही 2000 में भारत ने जो मंगलयान भेजा था तो अपने प्रथम प्रयास में ही इन्होंने सफलता अर्जित कर ली थी, और 2014 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी इसके लिए दिया गया था। ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश है, इससे पहले किसी भी देश ने अपने प्रथम प्रयास में मंगल पे यान उतारने में सफलता नहीं पाई है। इसके अतिरिक्त सूर्य और शुक्र ग्रह ये भी हमारी रुचि के अन्य विषय हैं। 3 तो ये प्रमुख है ही। हम पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल के बारे में जानना चाहते हैं। जब पृथ्वी पे हमने बहुत कुछ जान लिया तो अब हमारा जो अगला टारगेट है वो चंद्रमा है। चंद्रमा पे हमने बहुत कुछ जान लिया तो अपना अगला टारगेट मंगल है, और जब इन तीनों के बारे में हमने जान लिया तो अपना जो टारगेट है वो सूर्य और शुक्र ग्रह भी है। शुक्र ग्रह क्या है थोड़ा सा बताते तो आपको। शुक्र ग्रह जो होते हैं वो ग्रहों की कैटेगरी में नहीं आते, ग्रहों से ये हटके है। जैसे यम पहले एक ग्रह की कैटेगरी में था, लेकिन अब वो शुक्र ग्रह की कैटेगरी में आ गया है। तो इसके लिए जो कंडीशंस, जो शर्तें होती है वो
पूरी करना ज़रूरी होती है। अगर ये ग्रहों वाली शर्तें पूरा नहीं करते हैं तो फिर ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उनकी सतह के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के आसपास से गुजरते रहते हैं। तो इनकी सतह यदि बहुत ज़्यादा चट्टानी है, पृथ्वी की तरह ही इनकी चट्टानी है, तो जब ये टकराएंगे तो कितना बड़ा नुकसान हमें पहुंचाएंगे, इसके बारे में पता तभी लगेगा जब हम इनके बारे में जान चुके होंगे या इनकी सतह के बारे में जान चुके होंगे। तो एक क्षुद्र ग्रह वेनस जो है उसके नमूने लेने के लिए एक यान को भेजा गया है, जो 1923 में उनके नमूने लेकर पृथ्वी पे वापस लौटेगा, जिससे हमें उनकी सतह का आभास होगा और हम ये पता लगा पाएंगे कि यदि भविष्य में पृथ्वी से वो क्षुद्र ग्रह टकराया भी तो पृथ्वी को कितनी उससे हानि हो सकती है। इसीलिए ये रिसर्च वगैरह जो है जारी रहती है और कुछ ग्रहों के उपग्रहों पर भी जीवन की तलाश के लिए प्रयास जारी हैं। जैसे शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, इनके जो उपग्रह है उन पे अभी जीवन है कि नहीं, इसके लिए निरंतर हमारे द्वारा यान भेज के और जीवन की संभावनाओं को वहाँ पे खोजा जा रहा है। तो अब तक के प्रयासों से ये देखने में नहीं आया कि किसी भी जगह पे जीवन संभव है, लेकिन प्रयास निरंतर जारी है और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 100% पृथ्वी के अतिरिक्त जीवन जरूर संभव है। भले हमारे सौरमंडल में नहीं हो, लेकिन किसी अन्य सौरमंडल के जो ग्रह हैं उस पर जीवन जरूर संभव है। तो इसके लिए ऐसा अनुमान भी है कि आने वाले 10-15 साल में जीवन जो है उसकी कहीं ना कहीं तलाश कर ली जाएगी।